वेलकम बैक गाइस। मैंने बहुत टाइम से ऐसी वीडियो नहीं डाली है। लास्ट दो वीडियोस कंपटीशन की थी, दो तीन वीडियोस लास्ट। और मेरे पिछले वीक एग्ज़ाम्स थे। नेक्स्ट 2 वीक बाद भी एग्ज़ाम्स हैं, बट आई एम स्टिल पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू इट। सो आपने बहुत बार सुना होगा वर्क ऑन योर कोर और योर कोर इज वीक एक्सेट्रा। व्हाट इज कोर? सो आधे को तो लगता होगा कि यही कोर है। कोर इज अ ग्रुप ऑफ मसल दैट मूव, सपोर्ट एंड स्टेबलाइज योर स्पाइन। कोर को ट्रंक भी बोलते हैं एंड कोर लिंक्स योर अपर लिम्ब टू योर लोअर लिम्ब। So there are two cores, upper quadrant core and lower quadrant core. अपर क्वाड्रेंट कोर में शोल्डर्स की मसल्स आ जाती हैं जो हमारे अपर लिम्ब को ट्रंक से जोड़ रही हैं। उसकी बात हम नहीं कर रहे आज, हम बात करेंगे लोअर क्वाड्रेंट की। लोअर क्वाड्रेंट में भी दो मसल्स आ जाती हैं, ट्रंक की मसल्स और हिप की मसल्स। हिप की मसल्स के बारे में भी हम नहीं बात कर रहे हैं आज, तो हम बात कर रहे हैं अपने ट्रंक मसल्स की आज। सो कोर इज अ सिलेंडर जिसके अंदर स्पाइन है और स्पाइन के आगे पीछे मसल्स हैं। जो कोर की मसल्स है वो हमारी स्पाइन को कंप्रेसिव लोडिंग से बचा रही है। चाहे हम एक्सटेंशन में जा रहे हैं तो कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है, चाहे हम कंप्रेशन में जा रहे हैं तो कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमारी स्पाइन को बचा रहा है इस लोडिंग से, इस टॉर्क से। तो अब इस ट्रंक में देयर आर स्टेबलाइजर्स एंड देयर आर ग्लोबल मूवर्स। जो हमारे स्टेबलाइजर्स हैं वो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं और उनका ज़्यादातर काम होता है पोस्चरल कंट्रोल में। और जो हमारे ग्लोबल मूवर्स हैं वो लंबे मसल्स हैं और वो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं। उनका मेन काम होता है ट्रंक की मूवमेंट में। तो स्टेबलाइजर्स का मेन काम होता है पोस्चरल कंट्रोल में और ग्लोबल मूवर्स का मेन काम होता है हमारी ट्रंक को मूव कराने में, क्योंकि वो ज्यादा टॉर्क जनरेट कर सकती हैं, वो लंबे भी हैं। सो लेट्स सी प्राइमरी मसल्स ऑफ अ ट्रंक एंड देयर एनाटमी। इफ यू डोंट वांट टू लर्न अबाउट एनाटमी यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द एक्सरसाइज पार्ट। मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल रखे हैं। The first muscle is rectus abdominis. Rectus abdominis originates from pubic symphysis and pubic crest. और ये इंसर्ट होती है जाके हमारे जिफॉइड प्रोसेस पे एंड कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ रिब पे। सो आपने इसका पाथ देख लिया, ये नीचे से ऊपर आ रही है, यहाँ से यहाँ, तो स्ट्रेट पाथ में नीचे रन कर रही है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारी ट्रंक फ्लेक्स होगी, तो इसका मेन फंक्शन है ट्रंक फ्लेक्शन कराना। Our second muscle is transverse abdominis. It's the deepest muscle of all abdominal muscles. Its main function is to provide stability and maintain intra-abdominal pressure. तो अगली दो मसल है इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने शर्ट निकाल दिया है। सो ये जो दिख रही है आपको, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनस है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस डीप है तो वो बाहर से नहीं दिख रही, और इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक हमारे साइड में है। तो अगर हम जब दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ट्रंक फ्लेक्शन में ही असिस्ट करेंगे। अगर हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब मैं इस साइड की इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इसी साइड लेटरल फ्लेक्शन कराएगी, और अगर मैं इस साइड ही करूंगा तो ये इसी साइड लेटरल फ्लेक्शन कराएंगी। ये रही हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक। पर रोटेशन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इधर रोटेट कर रहा हूँ या इधर रोटेट कर रहा हूँ तो जो हमारे इंटरनल ओब्लिक्स हैं वो आते हैं नीचे से ऊपर, यहाँ से रिब्स की तरफ को, और जो हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक्स हैं वो जाते हैं रिब्स से नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये इंटरनल ओब्लिक्स है, तो इंटरनल ओब्लिक्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मेरी राइट साइड ट्रंक रोटेशन कराएंगे। तो राइट साइड ट्रंक रोटेशन में राइट साइड के ही इंटरनल ओब्लिक्स एक्टिवेट होते हैं, मतलब राइट साइड के ही इंटरनल ओब्लिक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेम सिमिलरली अगर मैं राइट साइड ही रोटेट करूं और अपने एक्सटर्नल ओब्लिक को देखूं तो अगर एक्सटर्नल ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेफ्ट साइड के, तो वो राइट साइड ट्रंक रोटेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं। ये तो राइट साइड ट्रंक रोटेशन कराने में राइट साइड के ही इंटरनल ओब्लिक्स और लेफ्ट साइड के एक्सटर्नल ओब्लिक्स एक्टिवेट होते हैं। सो क्विक रिकैप, ट्रंक फ्लेक्शन कराने के लिए रेक्टस एब्डोमिनस, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन करने के लिए ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक्स ट्रंक फ्लेक्शन में ही असिस्ट करते हैं, लेटरल फ्लेक्शन में यूज होते हैं। और जो इंटरनल ओब्लिक है वो इप्सिलेटरल ट्रंक रोटेशन में हेल्प करता है, और जो हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक है वो कॉन्ट्रालेटरल ट्रंक रोटेशन में हेल्प करता है।
तो ये तो होगी आगे की मसल्स। मैंने बताया था कोर एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के आगे का हिस्सा ये वाली मसल्स होगी। अब इसका ही एक रूफ भी है, एक फ्लोर भी है और पीछे का हिस्सा भी है। तो फ्लोर में तो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स आ गई, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, बस नाम नाम बता रहा हूँ। तो नीचे फ्लोर में पेल्विक फ्लोर मसल्स, ऊपर रूफ में डायफ्राम है हमारा, और आगे पेक्टोरालिस मेजर को भी हम आगे में काउंट कर सकते हैं, पर वो अपर क्वाड्रेंट में आते हैं। पीछे की साइड हमारी इरेक्टर स्पाइने है, मल्टीफिडस है, और क्वाड्रेटस लंबोरम है, और थोरैकोलंबर फेशिया भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब कोर स्टेबिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में इनको दो कोर मसल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्टेबलाइजर्स और ग्लोबल मूवर्स। तो ग्लोबल मूवर्स में मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी मसल्स आती हैं। तो ग्लोबल मूवर्स में हमारे आगे रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लिक, हमारा इरेक्टर स्पाइने, और हमारे हिप की मसल्स, मतलब ये हिप फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स, ग्लूट मसल्स, ये सब हमारे ग्लोबल मूवर्स में आ गए। और स्टेबलाइजर्स में, स्टेबलाइजर्स भी दो टाइप के होते हैं, लोकल स्टेबलाइजर्स और ग्लोबल स्टेबलाइजर्स। तो स्टेबलाइजर्स में आ गए हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मल्टीफिडस, इंटरनल ओब्लिक, एक्सेट्रा। तो एनाटमी इतनी ही, ज़्यादा डिटेल में एनाटमी नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस जो हम अपने एब्स के लिए या कोर के लिए करेंगे अब। तो शर्ट वापस डाल लिया मैंने, ठंड लग रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे हम बाकी मसल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे हमको बाइसेप को ट्रेन करना है, तो हम सिर्फ हाइपरट्रॉफी नहीं करते हैं, हम कंपाउंड लिफ्ट्स भी करते हैं, हम स्ट्रेंथ पे भी काम करते हैं। ऐसे ही चेस्ट के लिए भी हम सिर्फ पुशअप्स नहीं करते हैं, हम उसको हर एंगल से ट्रेन करते हैं और हर रेप रेंज में ट्रेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से कोर की मसल्स को भी हमको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको भी हर तरीके से ट्रेन करना चाहिए। So I have divided exercises into four groups on the basis of goal which we are going to achieve. So the first goal is strength. Strength पे काम करेंगे हम. Second goal is endurance. Third is hypertrophy and fourth is stability. तो अगर हम इन चारों चीज पे फोकस करें अपनी कोर मसल्स के लिए, तो हमारी एस्थेटिक्स भी इम्प्रूव होएगी और हमारा कंट्रोल भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग भी बनेगा कोर। सो डिस्क्लेमर अलर्ट, कोई भी एब्स की एक्सरसाइज करने से एब्स नहीं दिखते। एब्स दिखते हैं जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, और बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा कैलोरी डेफिसिट में जाने से। कैलोरी डेफिसिट में आप तब जा पाएंगे जब अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे। एब्स की एक्सरसाइज बस आप अपने एब्स की मसल को टोन करने के लिए कर रहे हैं। सो इन सब एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना होगा, तभी जाके एब्स विजिबल होंगे। ऑल्सो एक और बात, एब्स से एक्सरसाइज करने से एब्स का फैट नहीं जाता, फैट ओवरऑल जाता है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता कहीं पे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ फेज से, कि हम स्ट्रेंथ में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं कोर के लिए। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ लेग रेजेस। इस एक्सरसाइज का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने कल लेग किया था तो मेरे हैम्स टाइट हो रखे, तो मैं अभी पूरा टच नहीं कर पा रहा हूँ ऊपर लेग्स को। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म की। तो फॉर्म में आपको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मेंटेन रखना है। दूसरी चीज़, आपको अपने हिप्स ऊपर रेज नहीं करने हैं। अगर आप अपने हिप्स ऊपर उठाएंगे तो आप अपने लैट्स यूज़ करके ऊपर जाएंगे। आपको ये स्विंग भी नहीं लेनी है, पर थोड़ी बहुत स्विंग चलेगी अगर आप हाई रेप्स में ट्रेन कर रहे हैं तो अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आप सिर्फ हैंग कर सकते हैं बार पे, क्योंकि हैंगिंग वैसे भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है बिगनर के लिए। पर अगर आप हैंग करें पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में तो आप अपना कोर भी इंगेज कर सकते हैं। और फिर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं नी रेजेस पे। आप नी रेजेस या फिर यही बार पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लेग रेजेस पे प्रोग्रेस कर सकते हैं हाफ रेंज तक, और उसके बाद फुल टो टू बार कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज इज़ हॉलो बॉडी होल्ड। हॉलो बॉडी होल्ड मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। तो हॉलो बॉडी होल्ड में आपको अपने पैर और हैंड्स रेस करने ऊपर, और अपनी लोअर बैक टच रखनी है फ्लोर पे। इसमें आप ईजियर वेरिएशन भी कर सकते हैं इसके, अगर आप बिगनर है तो ईजियर वेरिएशन में आप अपने पैर और हाथ दोनों ही अंदर टक रखें। जैसे जैसे आपको प्रोग्रेशन बढ़ानी है तो आप अपने पैर खोलते जाना आगे और अपने हाथ पीछे करते जाना। इसके बाद भी अगर आपको ये इजी लगने लगे 30 सेकंड होल्ड, तो आप वेट्स ऐड कर सकते हैं अपने पैरों में या फिर हाथ में। जो एडवांस एथलीट्स हैं वो प्लैंक्स लीन्स कर सकते हैं या फिर फ्रंट लिवर रेजेस कर सकते हैं।
उसमें भी आपका कोर इसी तरह यूज़ होता है। जो बिगनर्स हैं वो प्लैंक होल्ड भी कर सकते हैं। प्लैंक होल्ड की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट, दैट इज स्टेबिलिटी। तो जिसमें भी आपको अपना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन रखना होता है, अपना कोर ब्रेस करना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो अगर आप स्क्वाट में अच्छे से कोर को ब्रेस करते हैं तो आप हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप एब्डोमिनल मसल्स अच्छे से एंगेज कर रहे हैं। इसीलिए हैवियर लोड पे हम बेल्ट पहनते हैं, क्योंकि वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा और भी कंपाउंड लिफ्ट सब में हमारा कोर यूज़ होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि डेडलिफ्ट में फार्मर कैरीज, सूटकेस कैरीज, डिप्स, पुलअप्स, बेंच। तो ये एक्सरसाइजेस हम सभी करते होंगे, पर अगर हम अच्छे से कोर ब्रेस करके करें ये सारी एक्सरसाइज तो हम हैवी लिफ्ट कर पाएंगे इन सारी एक्सरसाइजेस में। तो ये इनडायरेक्टली हमारा कोर ट्रेन कर रही है, कोर स्टेबिलिटी बढ़ा रही है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, दैट इज हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी में वो एक्सरसाइज आ जाती हैं जिनमें आप डायरेक्टली अपने एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। इनमें रेस्ट टाइम कम होता है और रेप रेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने डाल रखी है उनके डिफ़िकल्टी लेवल के साथ। आप इनमें से कोई भी 4 से 5 एक्सरसाइजेज ले सकते हैं और उनको हाई रेप रेंज और कम रेस्ट के साथ एक सर्किट बना के ट्रेन कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इन सारी एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट प्लान में कैसे डालना है। एक और चीज़, इन सभी एक्सरसाइजेज में आपको ट्राई करना है कि आप एक हॉलो बॉडी पोस्चर मेंटेन रखें। जो चीज़ में आपकी बैक ज़मीन की तरफ है उसमें ट्राई करें कि आपकी लोअर बैक ज़मीन पे टच रहे हर एक्सरसाइज में, और जिनमें भी आप उठे हुए ज़मीन से उनमें ट्राई करें कि आप एक हॉलो बॉडी पोस्चर मेंटेन करके रखें, जैसे मैंने प्लैंक में बताया था। I keep on going back to you, but shit just ain't the same. I think it might be better if we went and parted ways. All discussions turn to arguments, you ain't the one I started with. Ain't no conversations without thinking that I'm bothering. I just hate the feeling, girl, I'm sorry, but I'm blocking it. Caught up in your cycle when I really want no part of it. Feeling like I've been abandoned, you've been losing all my trust. Plus you'd always take advantage, so I knew it wasn't love. Playing on my insecurities, I think I ain't enough. Looking deep into the mirror, counting every single flaw. Now you got me doing things, saying things that I never do. Take me 30 seconds if I wanna find a better you. Don't know why I deal with it, forget the shit I said to you. The main day I'm it, you got me falling down. I'm clearly distressed, but you won't make a sound. You choose all your efforts, you're up then you're down. This love isn't normal, it's killing me now. Feeling like I'm on a battlefield, I've been now on. First you tell me that you finished, then you said you wanted more. Every day is something different, which you tell me what you want. It's hard for me to reason when you barely wanna talk. Cause I've been on the low and I've been hurting every day. No matter what the story is, I never get it straight. I keep on going back to you, but shit just ain't the same. I think it might be better if we went and parted ways. Yeah, I've been thinking about the pain and I can't go back. We ain't never been the same since we left off last. You were running through my veins, had a heart attack. Trying to keep me in your range, wait, fall back. अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में, डैट इज़ एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस में भी हम डायरेक्टली अपने कोर को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो थोड़े ओवरवेट है, क्योंकि इसमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं अपने कोर को ट्रेन करने के साथ साथ। तो इसमें आप कोई भी 4 से 5 एक्सरसाइज लीजिए, उनका एक सर्किट बनाइए और उसको एमरैप के फॉर्म में करिए फॉर 5 to 10 मिनट्स और 7 मिनट्स। तो आप इसमें स्क्वाट्स, जंप स्क्वाट्स, लंजेस, जंप लंजेस, माउंटेन क्लाइंबर्स, हाई नीज, हाई टक जंप्स और पुशअप्स, नी पुशअप्स, बर्पीज, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप ये सारी जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उनको अपने वर्कआउट प्लान में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो मान लो अगर आप एक नॉर्मल स्प्लिट फॉलो करते हो, पुल पुश लेग रेस्ट, तो आप अपने पुल डे के दिन आप लेग रेजेस कर सकते हो, क्योंकि उसमें पुलिंग मसल से यूज़ हो रही है कोर के साथ साथ। पुश डे के दिन आप हॉलो बॉडी होल्ड्स कर सकते हो अपने वर्कआउट के लास्ट में।
लेग डे के दिन आप एंड्योरेंस वाला सर्किट कर सकते हो। उसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें आप कोई भी 4 से 5 एक्सरसाइज लो, उनका एक सर्किट बनाओ और उनको बिना रेस्ट के एक टाइम के अंदर एज मैनी राउंड एज पॉसिबल अटेम्प्ट करो। जैसे मैंने ये 5 एक्सरसाइज लिए हैं और मैं इनको बिना रेस्ट के कर रहा हूँ और मैं 5 मिनट तक जितने राउंड हो सके उतने राउंड करूँगा। तो आप ऐसे ही अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद अगले पुल डे में सेम आप लेग रेजेस कर सकते हो या नी रेजेस कर सकते हो। एंड पुश डे में आप हॉलो बॉडी होल्ड या प्लैंक कर सकते हो या फिर प्लैंक्स लीन्स कर सकते हो। फिर अगले लेग डे में आप हाइपरट्रॉफी वाला सर्किट ट्रेन कर सकते हो। हाइपरट्रॉफी के लिए भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई थी हाइपरट्रॉफी वाले पार्ट में, तो उनमें से कोई भी 4 से 6 एक्सरसाइज लीजिए और उनका एक सर्किट बनाइए। तो मैंने अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से जो एक्सरसाइज मेरे को अच्छी लगती है मैंने वो 5 एक्सरसाइज ले लिए। अब मैं इनको जैसे ट्रेन कर रहा हूँ आप वैसे ही कोई भी 5 एक्सरसाइज लेके ट्रेन कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 30 to 45 सेकंड्स के लिए और उसके बाद जो बच गया टाइम 1 मिनट होने में उसमें आप रेस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने 45 सेकंड तक एक्सरसाइज करी तो 15 सेकंड मेरा रेस्ट होगा। फिर अगला मिनट स्टार्ट होते ही मैं सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और उसको भी 45 सेकंड या 30 सेकंड्स तक करता रहूँगा। 45 सेकंड होते ही जितना टाइम बच रहा है 2 मिनट ख़त्म होने के लिए उतना टाइम मेरा रेस्ट होगा। ऐसे ही थर्ड एक्सरसाइज मैं 30 सेकंड्स या 45 सेकंड्स करूँगा। आप अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से अपना रेस्ट टाइम और अपना वर्किंग टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आप बिल्कुल बिगनर है और आपने कोई भी 5 एक्सरसाइज ले ली है तो ज़रूरी नहीं आप उनको 45 सेकंड्स तक ट्रेन करो। आप 25 सेकंड ट्रेन करके 35 सेकंड रेस्ट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 25 सेकंड करके 35 सेकंड रेस्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। डू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Every day is something different with you. Tell me what you want.